नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करंट अफेयर लेकर आए हैं। करंट अफेयर में सब जो स्पेशली है वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य पे आधारित है। तो हम लोग इसको मिलकर पढ़ेंगे। कम से कम ये 52-53 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखना होगा। और ये वन लाइनर के साथ साथ इसके साथ साथ कुछ कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं, जिसको आप देखते जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, आप वहां से देखकर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक निवेदन है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपसे अगर इससे ज्ञानवर्धन होता है आपका, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ जो भी इनकी जरूरतमंद है दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर। ओके, ये पिछले एक साल का है, एक साल के अंदर का ही है ये, और अप टू डेट आपका अक्टूबर तक का है, नवंबर का नहीं आया है। नवंबर का भी लेकर आएंगे शीघ्र ही, अति शीघ्र। फिर हम लोग शुरू करते हैं। अभी इसके और भी सीरीज आएंगी, तो अभी शुरुआत हम लोग करंट आर्थिक परिप्रेक्ष्य से करते हैं। ठीक है, गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच, गूगल ने किसके साथ टाई अप किया है? डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। डीजी कवच, डिजिटल कवच उसको है, इसको टाई अप किया है इन्होंने फेस के साथ। फेस एक संस्था है जिसका नाम है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ ये पार्टनरशिप के काम कर रही है। इसका काम रहेगा कि देश में जो भी फ्रॉड करने का तरीका है, तरीकों का पता लगाना और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना कि देखो भैया ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है, आप लोग अवेयर रहिए, है ना। दूसरा है, केंद्र सरकार ने प्रमुख उर्वरकों में 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन में 2023-24 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी मंजूरी दी है। इसमें देश के 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट में और सीसीए की बैठक में फर्टिलाइजर की नई सब्सिडी रेट की घोषणा की गई। तीसरा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय की सीसीआई की मंजूरी मिल गई है। आईडीएफसी बैंक के पास अपने गैर वित्तीय होल्डिंग कंपनी के जरिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 30 जून 2023 तक 30.93% की हिस्सेदारी प्राप्त होगी। दोनों कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष में मर्जर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये सौदे का अनुपात 155:100 है। 155:100 है, ये याद रखिएगा। सहमति व्यक्त की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रस्तावित मर्जर के तहत आईडीएफसी के शेयर धारकों को पूर्व में रखे गए प्रत्येक 100 शेयरों के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 155 रुपए मिलेंगे। उसके प्रति 100 रुपए का जो शेयर है उसको 155 शेयर मिलेंगे। जो 100 शेयर खरीदा उसको 155 शेयर हो जाएगा उसका टोटल। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया, यानी कि अब वो 42% से 46% कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग उसको उदाहरण के तौर पर समझें, यदि केंद्र सरकार किसी कर्मचारी को 36,500 रुपए प्रति माह का वेतन दे रही है, बेसिक सैलरी दे रही है, तो उसमें 42% डीए दिया जा रहा था, यानी कि 15,330 रुपए का डीए मिल रहा था। अब जुलाई 2023 से यह डीए 4% बढ़ गया। 4% बढ़ने के बाद वो 46% हो गया, लागू हो गया। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए अमाउंट 1460 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 1530 की के साथ में 1460 रुपए जुड़ के, यानी कि 16,790 रुपए। ये जो 15,330 रुपए के मिल रहा था वो 16,790 रुपए हो जाएगा। ये 18 अक्टूबर की खबर है। ठीक है, सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स दोनों ही रेल कंपनियां हैं। सरकारी रेल कंपनियों इरकॉन और राइट्स को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया। इससे यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला 16वां सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हो गया है। नवरत्न कंपनियां भारत में अत्यधिक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है। असाधारण प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए जानी जाती है। इनके महत्वपूर्ण वित्तीय स्वायत्ता और निश्चित सीमा की योजनाओं के लिए सरकार की मंजूरी के बिना भी निवेश लेने के लिए निवेश
निर्णय लेने के लिए अधिकार इनके पास होता है। यानी 1000 करोड़ से 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से नीचे की कोई परियोजना में ये लोग बिना सरकार के हस्तक्षेप के ही निर्णय ले सकते हैं निवेश करने के लिए। 2 सीपीएसई वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे भारतीय नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 16 हो गई है। पहले 14 हुआ करती थी, अब 16 हो गई। इरकॉन एक अग्रणी टनल की निर्माण कंपनी है, ये टनल वनल बनाती है और टनल है, इनकी बॉडी है, ये सब बनाती है। राइट्स का बहुविषयक इंजीनियरिंग और परामर्श संगठन है। अब हम लोग नवरत्न की सूची देख लेते हैं कि जो अभी तक भारत में नवरत्न कंपनियां हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक है, पहला है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल हो गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड हो गया, तीसरा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो गया, चौथा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हो गया, पांचवा हो गया महानगर टेलीफोन एमटीएनएल हो गया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। छठा है नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड, एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गया। सातवां हो गया राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड। आठवां हो गया नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नौवां हो गया एनएमडीसी लिमिटेड। 10वां हो गया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। 11वां हो गया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 12वां हो गया रेल विकास निगम लिमिटेड। 13वां हो गया ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। 14वां हो गया राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये भी हाल में ही लिस्टेड हुआ है, मतलब इन दोनों से पहले हो गया वो। 15वां हो गया इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और 16वां हो गया राइट्स लिमिटेड। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि अब तक 16 महारत्न हो गए हैं। इंडियन बैंक जो सरकारी बैंक है, इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईबी साथी पहल शुरू की है। आईबी साथी पहल शुरू की है, ठीक है। 7वां है एप्पल ने भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यात कंपनी बनी। सैमसंग को पछाड़कर एप्पल ने भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में भारत के कुल 1.2 करोड़ शिपमेंट का निर्यात में एप्पल की बाजार में हिस्सेदारी 49% रही, जबकि सैमसंग की 45% रही। 8वां है एसबीआई ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। एसबीआई ने किसने लॉन्च किया? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट एसबीआई ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। एसबीआई ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है। क्या है? देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर भारतीय स्टेट बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। इससे सुविधा ये मिलेगी ग्राहकों को कि जो यात्रा के दौरान जैसे टिकट बुक करते हैं, जैसे मेट्रो में हो गया, ठीक है, फेरी में हो गया, फिर आपका हो गया बस में हो गया, पार्किंग हो गया इत्यादि में, जहां भी आपको ट्रांजिट से रिलेटेड काम हो रहा है वहां पे ये एसबीआई का नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड काम करेगा, ठीक है। आरबीआई ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया गया है। तो आरबीआई ने किसको अधिकृत किया? तो बंधन बैंक को ये पेंशन का वितरण करने के लिए अधिकृत किया गया। आरबीआई ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया है। जल्द ही शुरू होगी अदायगी प्रक्रिया। निजी स्वामित्व वाले बंधन बैंक ने आज घोषणा की कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा प्राधिकरण सीपीएओ की ओर से नागरिक पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है। कहाँ बढ़ गया आगे? नेशनल फर्टिलाइजर्स, अब 10वां पॉइंट है देश की विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 609.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रास्फीति परिसंपत्ति स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार एसडीआर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि में वृद्धि हुई है, जो 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12.74 अरब डॉलर के रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ ये टोटल अब 609.02 अरब डॉलर हो गया है। पिछले सप्ताह में ये 1.23 अरब डॉलर से बढ़कर 5.96 अरब डॉलर हुआ था। यानी भारत के पास अभी 609 अरब डॉलर
वो है, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व है। 11वां है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मिला नवरत्न की, अभी हम लोग ने पढ़ा ना, 14वां जो स्थान है उस लिस्ट में इसी कंपनी के राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ये पहले ये मिनी नवरत्न हुआ करता था, अब ये नवरत्न कंपनियों में हो गया। इसका स्थान 14वां था। ठीक है, अभी टोटल 16 नवरत्न है, जिसमें 14वां स्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अध्यक्ष हैं अभी अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं एस सी मुदगेरिकर हैं। ठीक है, 11वां है अगस्त में खुदरा महंगाई 1.44 से घटकर 6.83 हो गई है। इसने जारी किया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने किया। मुद्रास्फीति को कौन जारी करता है? ये खुदरा महंगाई का जो कहते हैं इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए। किसने किए? तो एनएसओ ने किए। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ठीक है, सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने में महंगाई कम हुई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण अगस्त में मुद्रास्फीति 7.44 प्रतिशत से घटकर 6.83% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 में सीपीआई की मुद्रास्फीति 6% रहने की अनुमान लगाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड दोस्तों। आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान करने लेन देन की सीमा 200 से 500 रुपए कर दी है। मतलब जो एक सुविधा यूपीआई ने एक सुविधा लॉन्च किया था, यूपीआई लाइट। इसमें पहले 200 रुपए का खुदरा हम ट्रांसफर कर सकते थे, उसका लिमिट बढ़ा के अब 500 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और टोटल मतलब हम कुल मिला के 2000 रुपए प्रतिदिन भेज सकते हैं, 500 करके 4 बार। ठीक है, तो पहले ये 10 बार भेजा जा सकता था, अब उसका लिमिट बढ़ा के एक बार में 500 रुपए मैक्सिमम हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा जो उन फोन में थे जिस फोन में इंटरनेट नहीं होता है और इंटरनेट नहीं होता उस दिक्कत होता है, वहां पे ये यूपीआई लाइट काम करेगा। ठीक है, जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ हो गई है। जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ हो गई। देश में गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए सरकार ने 2014 में जनधन योजना लॉन्च किया था मोदी जी द्वारा। ये अकाउंट्स की संख्या टोटल भारत में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। ठीक है, 14वां है आरबीआई के उद्गम पोर्टल फुल फॉर्म पहले बताते हैं। उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य उद्गम जो पोर्टल है उसका उद्देश्य यही है कि जो अकाउंट्स लावारिस पड़े हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिसमें 10 सालों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, उनके पैसे को रिकवर करना, उनके अकाउंट होल्डर को रिकवर करना, ये इस पोर्टल का कार्य है। मुख्य कार्य यही है ताकि जो भी 10 सालों से जो एक्टिव नहीं है जो भी अकाउंट, उसमें जो पड़े अमाउंट है उसको ट्रैक करना और उसके मालिक जो वो अकाउंट होल्डर है उनको सूचित करना, खोजना कौन है, किन के नाम पे है, और अगर इनका कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको ये अकाउंट पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, या जो भी आगे मतलब जो मान लीजिए कोई पेंशन भोगी थे, मर गए, उनका अकाउंट है, उनके बच्चों को पता ही नहीं कि उनका अकाउंट भी है या उनका पेंशन क्या हो रहा था, पैसा कितना जमा करके रहे, तो वो 10 साल के में जो एक्टिव अकाउंट्स नहीं है उसी को खोजा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना देख लीजिएगा, कोई ऐसा अकाउंट आपके पास तो नहीं है जो आप 10 सालों से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पदवा है यूएई ने भारत ने यूएई के साथ स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया है। भारत ने सर्वप्रथम शुरुआत किससे किया है? अबू धाबी के साथ किया है। ठीक है,
अबू धाबी के साथ शुरुआत किया है, ये याद रखिएगा, यह याद रखने योग्य है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच सोमवार को स्थानीय मुद्रा निपटान एलसीएस की प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन हुआ। इस लेन देन में लगभग 1 मिलियन बैरल तेल की बिक्री शामिल हुई। इन नियमों को हाल में ही लागू किया गया है। यूएई अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच सोमवार को ये नए मुद्रा निपटान प्रणाली इसके तहत हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जो भारत पहले अभी तक व्यापार जो करता है, तो जैसे अगर अबू धाबी से कर रहा है, तो अबू धाबी की जो लोकल मुद्रा है, ठीक है, उसको भारत के पास कुछ स्टॉक में पड़ा होगा, और अबू धाबी के पास अगर होगा, तो अगर वो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके पास रुपया पड़ा होगा। तो क्या है, भारत के उनको तेल लेना है, तो उन्होंने उनके पास जो उनका अमाउंट है अबू धाबी का जो दिरहम है, उसके साथ ये दिरहम में पेड किए। और अगर अबू धाबी से को कुछ लेना है भारत से, तो वो रुपया में पेड करेगा। उनके पास रुपया जमा होगा, हमारे पास दिरहम जमा हुआ होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लोकल करेंसी में इस तरीके से व्यापार करेंगे। ठीक है, एयरटेल एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड का मतलब ये हुआ कि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना हुआ है, और ये बाकी अन्य बैंक खातों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह ही काम करेगा। ठीक है, अनुकूल के लिए कुछ कुछ कंपनियां अलग दिखने के लिए कंपनियां कुछ कुछ नया नया चीज लेकर आती हैं, और फिर हम लोग के लिए सरदर्द बन जाती है कि इनको देखो, इनको याद करो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान की। अब इनको भी देख लीजिए, ये इन्होंने भी क्या हुआ, 24x7 एक सुविधा वीडियो बैंकिंग सेवा लॉन्च किया, जिसके तहत लोग जो एम्प्लॉय वो होंगे, बैंकर होंगे, उनसे सीधे डायरेक्ट वीडियो कॉल पे बातचीत करेंगे कि हाँ हमारा खाता रिचार्ज कर, हमारा खाता में पैसा नहीं आ रहा, तो ये नहीं आ रहा, क्या किया जाए नहीं किया जाए, ये सब कुछ सुविधा ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो सकेगा। एचडीएफसी बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना। याद रखिएगा, यही भारत का पहला हो गया, भारत की तरफ से। ठीक है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। इससे पहले जेपी मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एचडीएफसी, ये बैंक ऑफ अमेरिकन कॉर्पोरेशन के बाद एचडीएफसी बैंक का स्थान आता है। इसका वैल्यूएशन $122 बिलियन हो चुका है, बड़ी बात है। ठीक है, अगला अगला है 18वां। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खाते में 8.15 ब्याज की दर से ब्याज दर की घोषणा की है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बयान दिया है कि 2022-23 में श्रम मंत्रालय पीएफ मेंबर्स को 8.15% की ब्याज दर दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुल 24 करोड़ अकाउंट्स में 8.15% के ब्याज क्रेडिट कर दिया गया है। ये 2 नवंबर की खबर है। यानी कि जो लोग जिनका पीएफ कटता है, पीएफ का अमाउंट रखा होगा, जो जो जमा करते हैं, कि जो भी सैलरी आती है लोगों की, उसमें पीएफ का कुछ अमाउंट कट जाता है। अब वो पीएफ जहां बचा रखा, पीएफ जहां जमा होगा, उस पर इंटरेस्ट अब 8.15% की दर से मिलेगी। ठीक है, और अब तक 24 करोड़ अकाउंट्स में ये क्रेडिट कर भी दिया गया है। 19वां, भारत में पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। नीति आयोग कौन लेके आया? नीति आयोग। ये गरीबी से या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो या ये सब का न्यूनतम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए अपने प्रयासों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये रिपोर्ट कौन लेके आया, बहुआयामी गरीबी को कम करने वाला रिपोर्ट? तो ये नीति आयोग लेके आया। नीति आयोग की रिपोर्ट में 17 जुलाई को कहा गया भारत 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान के लोग हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के दूसरे संस्करण के अनुसार बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा 2.85% था, जो अब घट कर 9.89% घट के अब ये 14.96% रह गई है। तो मतलब अब कहने का अर्थ ये है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी, मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर आ चुके हैं। अगला है रेजर पे ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। रेजर पे जो भारतीय कंपनी है ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। कैसे किया है तो ये भी देख लेते हैं। और किसका, जो चीज बताते जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। भारत की प्रसिद्ध फिनटेक कंपनी जो है रेजर पे ने मलेशिया बाजार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उसने $20 मिलियन में मलेशिया के फिनटेक स्टार्टअप था क्लेर का अधिग्रहण किया है। किसका अधिग्रहण किया है? क्लेर का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए कि रेजर पे ने मलेशिया में किसको अधिग्रहण किया? तो क्लेर को किया। अब क्या रहा, क्लेर बाय रेजर पे के रूप में पुनः न्यू ब्रांडिंग किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज वहां पे ध्यान देने का है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेजर पे कौन सी कंपनी ने मलेशिया के क्लेर का अधिग्रहण किया है? तो रेजर पे ने किया। जस्ट ऑप्शन दे, 3-4 ऑप्शन दे देगा। रेजर पे की जगह आप रेजर पे दे देगा, पेटीएम दे देगा, फोन पे दे देगा, गूगल पे दे देगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, रेजर पे ने किया है। ओएनजीसी बना रिश्वत विरोधी संबंधित प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड हाल में एंटी रिश्वतखोरी, एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। भारत ने ये जो देने वाला वो संस्था है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट बॉडी इंसर्ट यूएसए द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो सर्टिफिकेट बॉडी इंसर्ट यूएसए को ध्यान रखिएगा सब लोग। किसने दिया? तो सर्टिफिकेट बॉडी इंसर्ट यूएसए ने दिया। रिश्वत के मुकाबले ये भारत की पहली कंपनी है जिसको रिश्वतखोरी के मामले में, एंटी रिश्वतखोरी के मामले में दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए इंटीग्रेटेड पैक्ट आईपी को अपनाने वाला भारत का पहला संगठन भी बन गया है। 27वां पॉइंट है, भारत में फाइनेंशियल ईयर 2023 राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 रहा। सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा बीते वर्ष 2022-23 जीडीपी का 6.4% रहा। वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान के द्वारा राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का अनुमान है। अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। 31 मई तक जारी सरकारी आंकड़ों को यह जानकारी मिली। लेखा महानियंत्रक सीजीए द्वारा ने केंद्र सरकार को 2022-23 में राजस्व व्यय का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि मूल्य के हिसाब से राजकोषीय घाटा 17,33,131 करोड़ रुपए के अस्थायी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला 28वां है, पटना सीबीडीसी सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया। भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया? जो सीबीडीसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला पहला नगर निगम बन गया है। ठीक है, इसके माध्यम से ये एक डिजिटल रुपया है। डिजिटल रुपया के माध्यम से वो अपने जो भी मुद्रा, जो भी मतलब ट्रांजैक्शन करेगा वो डिजिटल सीबीडीसी में ही करेगा। सीबीडीसी मतलब डिजिटली रुपया भेजेगा और डिजिटली रुपया पाएगा।
ठीक है, ये पटना का जो नगर निगम है, ये मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में है, और वो सबसे पहले ये वहीं शुरुआत करेगा। पटना निगम ने शुरुआत वहीं से सबसे पहले किया है। ठीक है। ग्रीन शिपिंग। ग्रीन शिपिंग क्या है? ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने 30% वित्तीय सहायता की घोषणा करी। ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने 30% वित्तीय सहायता का वो ऐलान किया है। सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन के दौरान केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो पूर्व असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, ने हरित जहाजरानी व बंदरगाहों को डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 पहलों का अनावरण किया है। पर्यावरण के अनुकूल शिपिंग हो इस प्रथा को बढ़ावा देने के लिए और बंदरगाह की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। इन नए प्रयासों का उद्देश्य समुद्री क्षेत्रों के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना है। पहली पहल के हिस्से के रूप में सरकार पर्यावरण के अनुकूल जहाजों के निर्माण में लगी हुई कंपनियों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की योजना बना रही है। वर्तमान में सरकार नवनिर्मित जहाज को 20% वित्त पोषण प्रदान करती है और सालाना 3% की कमी आती है। यह बहुत विस्तार लेवल हो गया। 3 नोट पॉलिसी, जो भी हम लोग 2000 नोट हम लोगों ने देखा कि 2000 का नोट सरकार ने बंद कर दिया, बंद नहीं किया, उसको वापस ले लिया। तो इस जो पॉलिसी यूज हुई वो 3 नोट पॉलिसी थी। इसको याद रखिएगा कि 2000 नोट बंद रखा। आरबीआई ने कौन सी पॉलिसी के तहत किया? तो 3 नोट पॉलिसी। आरबीआई ने 19 मई 2023 को घोषणा किया कि 2000 के मूल्य वर्ग के नोट को प्रचलन से वापस ले लेगा। हालांकि मौजूदा नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आरबीआई के एक उदार समय सीमा प्रदान की, 30 सितंबर का समय सीमा प्रदान किया था, और जिसमें जमा या एक्सचेंज करने का ऑफर किया था। यह कदम से आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के प्रदान करना है। आरबीआई ने 2000 के नोट को प्रचलन से हटाने के कुछ कारण रहे हैं। 2000 के नोट की निकासी। आरबीआई ने 2000 के नोट का प्रचलन को से हटाने से उसके मुद्रा प्रबंधन कार्यों का हिस्सा है। विमुद्रीकरण के दौरान 500 रुपए, 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद तत्काल मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2016 में 2000 का नोट को लॉन्च किया गया था। ठीक है। उपलब्ध अन्य मूल्य वर्ग के नोटों को पर्याप्त आपूर्ति के साथ वर्ष 2018-19 में 2000 नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी, क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता को प्रारंभिक उद्देश्य प्राप्त किया जा चुका था। क्योंकि पैसे का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रहा था, तो इसके लिए नोट 2000 का नोट, जो बड़ा नोट है, उसको लॉन्च किया गया, लाया गया। इसको 2018-19 में 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे वो लोगों ने नोट को स्टॉक कर लिया। तो ये प्रचलन में सही बात है। हम लोग मार्केट में कहीं भी 2000 का नोट देखने को नहीं मिलता था। ठीक है। फिर सरकार ने इसको क्या कहते हैं, इसको वापस लिया नोट को। तो सारे नोट कहीं ना कहीं वापस बैंक के पास पहुंचे। पढ़ते हैं और आगे। 31 मार्च 2023 तक प्रचलन में शामिल 2000 नोट को कुल मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो प्रचलन कुल नोटों का 10.8% था। अंतिम बार भारत नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण किया था, जब सरकार ने जाली नोटों को चलन से हटाने के उद्देश्य से 500 और 1000 के नोट के वापस ले लिए थे। इसी कदम ने रातों रात अर्थव्यवस्था के 86% मूल्य मुद्रा को प्रचलन से हटा दिया था। जो नोटबंदी हुआ था तो उसमें 46% जो रुपया था वो मार्केट से हटा दिया था, और मतलब उसको चेंज कर दिया था। वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास की योजना शुरुआत की। किस मंत्रालय ने की? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास की ओर योजना शुरुआत की। हाल में ही वित्त मंत्रालय ने सरकार और सरकारी उपक्रमों को लंबित अनुबंधात्मक विवादों को प्रभावी निपटान हेतु विवाद से विश्वास की योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई। कौन से बजट में घोषणा की गई? तो 2023-24 में घोषणा की गई। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल को नवरत्न की श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ। सरकार से रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल को नवरत्न का दर्जा दिया गया। सीपीएसई की 13वीं है। 14वां आपका फर्टिलाइजर वाला था, 15वां आपका
इरकॉन था और 16वां राइट्स था। ये भी हम लोगों ने पढ़ा पहले। ठीक है, तेरहवीं नवरत्न कंपनी हो गई। इससे पहले यह कंपनी मिनी रत्न की कैटेगरी में थी। रेल मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज डीपीई की कैटेगरी से बदलने के लिए 10 अगस्त 2022 को सिफारिश की थी। भारतीय सौर ऊर्जा भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न की श्रेणी 1 में दर्जा दिया गया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सोमवार को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम सीपीएसई का दर्जा दिया गया। इसकी आधिकारिक सूचना भारत सरकार नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा। समय कम रहता है, कम समय में बहुत कुछ बताना होता है। चौतीसवां, रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। उसका मुख्य बिंदु अप्रैल से फरवरी तक की अवधि के दौरान भारत ने रूस से तेल के आयात में 27 अरब डॉलर की तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे रूस के फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के दूसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के निर्यातक के रूप में स्थान प्राप्त किया। अन्य महत्वपूर्ण निर्यातकों में सऊदी अरब 26.8 अरब के साथ सेकंड है, और है, जब उदासीन अरब सऊदी अरब अमीरात में 15.6 अरब डॉलर, अमेरिका से 10.5 अरब डॉलर और कुवैत से 7.59 अरब डॉलर शामिल थे। अमेरिका को पछाड़कर, चीन को पछाड़ के भारत जो हुआ, अमेरिका चीन को पछाड़ कर भारत, कहाँ से बार बार बोल रहे हैं, चीन को पछाड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, भागीदार बना। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्षक व्यापारिक भागीदार बनने के लिए चीन को पछाड़ दिया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर थे, जबकि 2021 में 80.51 बिलियन अमेरिकन डॉलर थे। ठीक है, जो अभी बढ़कर ये कितना हो गया है, 119.42 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, मिस्र को ब्रिक्स समूह में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है। मिस्र को ब्रिक्स समूह में ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं किया गया। जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, इनके ग्रुप में शामिल नहीं किया गया, मगर इसके द्वारा संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना लिया गया। ठीक है, मिस्र अब ब्रिक्स एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा नया देश बना है। ब्रिक्स समूह में दुनिया भर के 5 प्रमुख उभरते देश शामिल है, इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को द्वारा सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए बहुपक्षीय ब्रिक्स एनडीबी की स्थापना की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो जितने सदस्य हैं उनका एक लिस्ट है, आप उसको देख लीजिए, जिसमें ब्राजील तो है ही, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, ये तो रहेंगे। साथ में बांग्लादेश है, संयुक्त अमीरात है, मिस्र है, उरुग्वे है। उरुग्वे भी लेटेस्ट ज्वाइन किया है। ठीक है, सबसे 9वां जो सदस्य है वो उरुग्वे है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को भविष्य निधि के ब्याज दर बढ़ा के 8.15 किया। ये तो लग रहा है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये एक जगह पढ़ लिया है, जिसमें सैलरी के बारे में बताया गया था 36,500 सैलरी है। नहीं, ये नहीं, दूसरा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ 2022-23 में के लिए 8.15 ब्याज के प्रतिशत ब्याज दर तय की गई। 2022 में ईपीएफओ ने अपने करीब 5 करोड़ अंशधारकों को 21 ईपीएफ
ब्याज दर को घटाकर 4 दशक के निचले स्तर 8.1% कर दिया था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा उपलब्ध की है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए एक उद्योग पहल विशेषता पेश की है, इसका नाम है एनीवेयर कैशलेस। इसकी विशेषता है कि इन्हें किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधा प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, चाहे वह वर्तमान में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अस्पताल नेटवर्क का हिस्सा हो या ना हो। मतलब ये है कि अगर आप ऐसे अगर आप ये सुविधा लेते हैं तो इसके माध्यम से आप अगर कहीं एडमिट होता है, आपका पेशेंट कहीं एडमिट होता है, तो उसको कैशलेस, आपको कैश नहीं देना है, बस आप उस वो इस सुविधा को आप अवेल किए हुए हैं तो आपको बिना कैश दिए हुए सारा काम हॉस्पिटल में होगा, चाहे वो हॉस्पिटल ऐसे लोम्बार्ड के साथ टाई अप किया हुआ हो या ना हो। आईआरईडीए इरडा ने आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। आईआरईडीए को आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बैंक कंपनी का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। आईआरईडीए को आरबीआई द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा दिया है। निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के इस स्टेटस का अक्षय ऊर्जा फंडिंग में ज्यादा जोखिम लेने की सक्षम होगा। मई में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 7.7% हो गई। मई के दौरान भारत में बेरोजगारी दर 7.7% गिर गई है। लेबर पार्टिसिपेशन में 441.9 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है। सीएमआई ने नताशा सौम्या ने कहा, 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच पिछले महीने बेरोजगारी दर 8.5% थी और लेबर पार्टिसिपेशन में गिरावट के कारण आंकड़ों में बदलाव देखा जा रहा है। मोबीक्विक, अगला है मोबीक्विक, यूपीआई क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बनेगा। मोबीक्विक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना है। भारत के अग्रणी फिनटेक कंपनी मोबीक्विक यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक कंपनी बन गया है। जो अब तक जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, मोबीक्विक और गूगल, फोन पे इत्यादि, ये सब जितनी भी कंपनियां हैं वो रुपे कार्ड को सपोर्ट नहीं करती थी, मगर ये मोबीक्विक जो है वो रुपे कार्ड का क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगी। यह विकास उन लाखों लोगों के लिए नए स्तर की सुविधा लेकर आया है जो अपने दैनिक लेन देन के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं। लगभग 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं के पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड है और कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर भारत के ड्राइव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर है। वैश्विक दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत? तो 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पे हो। तो है ही था, पहले भी था और अभी भी हम लोग सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करते हैं और खपत करते हैं, दोनों में हम लोग नंबर 1 है। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ